अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी जो वो चैप्टर हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया था। और लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो मीन मीडियन और मोड का हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा था और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास एवरेजेस मौजूद हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मौजूद हैं, तो आप डिस्पर्शन को क्यों पढ़ते हो? डिस्पर्शन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? देखिए, बाज़ औक़ात आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एवरेजेस आपके पास डेटा को सपोर्ट करने में फेल हो जाते हैं। एवरेज आपको डेटा की क्लियर पिक्चर शो नहीं कर पाते। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो सम टाइम आप एवरेज की बेस पे कंपैरिजन तो कर लेते हैं, लेकिन एवरेज की बेस पे कंपैरिजन बाज़ औक़ात आपका एक्यूरेट नहीं आता, वैलिड नहीं आता, तो फिर आपको डिस्पर्शन का सहारा लेना पड़ता है। अब देखें, मैं आपको उसकी एग्जांपल ये देता हूं कि फ़र्ज़ किया दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है और एक आपके पास क्या है, स्टूडेंट बी है। ये स्टूडेंट बी के मार्क्स हैं आपके पास, ये उर्दू में मार्क्स हैं, ये आपके पास इंग्लिश में मार्क्स हैं, ये आपके पास बायो में मार्क्स हैं, ये आपके पास फ़र्ज़ किया बायो ना कर लें, आप इसको बॉटनी कर लें, ये आपके पास ज़ूलॉजी के मार्क्स हैं। ठीक है, उर्दू में स्टूडेंट ए ले रहा है आपके पास 70, ये ले रहा है 68। इंग्लिश में ये ले रहा है 54, ये भी आपके पास 54 ले रहा है। बॉटनी में ये आपके पास ले रहा है सपोज़ 80 ले रहा है, ये आपके पास ले रहा है 79 ले रहा है। ज़ूलॉजी में ये 79 ले रहा है, ये आपके पास 80 ले रहा है। जब हम लोगों ने एवरेज निकाली, टोटल निकाला, सपोज कर रहे हैं, तो इसके मार्क्स भी फ़र्ज़ कि आपके पास 460 मार्क्स हैं, इसके भी 460 मार्क्स हैं, इसके भी 85% मार्क्स बन रहे हैं और इसके भी आपके पास 85% मार्क्स बन रहे हैं। अब एवरेज के लिहाज से तो दोनों स्टूडेंट सेम है। नाउ विच वन इज़ द बेस्ट? अब किसको कंसिडर किया जाए, किसको बेस्ट चुना जाए? तो उसके लिए अब हम डिस्पर्शन की तरफ आ जाते हैं। डिस्पर्शन में हम ये चेक करते हैं कि मार्क आपके, डिस्पर्शन मतलब स्कैटर्ड, कि मार्क्स आपके जो हैं, ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेंटर से कितनी दूर हैं। फ़र्ज़ किया ये आपके पास एक सेंटर वैल्यू है, सेंटर लाइन है, एवरेज है। आपके मार्क्स एवरेज से कितने दूर पड़े हुए हैं, कितने नज़दीक, कितने दूर, कितने उनकी स्कैटर्डनेस है, एवरेज से कितनी उनकी दूरी है। ठीक है, तो याद रखें, जितने मार्क्स आपके एवरेज के करीब होंगे उतना ही वो बेस्ट होगा, और जितने मार्क्स आपके एवरेज से दूर होंगे उतना ही वो वर्स्ट कंसिडर होगा, वो उतना बेस्ट कंसिडर नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, वो हम आ जाते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर। डिस्पर्शन में हम क्या चेक कर, डिस्पर्शन में हम डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं कि एक डेटा कितना रिलायबल है, उसमें कितनी वेरिएशन की मिकदार कम से कम मौजूद है। जिस डेटा में वेरिएशन की मिकदार कम से कम में मौजूद होगी वो आपके पास रिलायबल डेटा होगा, और जिस डेटा में वेरिएशन की मिकदार ज़्यादा है तो वो आपके पास रिलायबल डेटा नहीं कहलाएगा। तो वेरिएशन हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं कि डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कि डेटा के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो कितने स्कैटर्ड हैं, सेंटर से वो कितने दूर जा रहे हैं। तो फिर वही बात, जितने आपके पास वैल्यू ऑब्जर्वेशन सेंटर के करीब करीब होंगी, मीन के करीब होंगी, एवरेज के करीब होंगी, वो उतना बेस्ट होगा, और जितना एवरेज से ज़्यादा होगा वो उतना बेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अब आ जाए चैप्टर के ऊपर। तो पहले पहले क्या है, वाई वो यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हम क्यों स्टडी करते हैं? तो देखें, वो यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन द सिचुएशन व्हेन द एवरेजेस डू नॉट प्रोवाइड द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द डेटा। जब आपके पास एवरेज जो है वो फेल हो जाते हैं, वो डेटा की क्लियर पिक्चर आपको शो नहीं कर सकते। देर आर सर्टन सिचुएशन व्हेन द एवरेजेस आर फेल्ड, सो इन सच सिचुएशन वो यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बाज़ वक़्त ऐसी कंडीशन आ जाती है, जिससे मैंने भी आपको क्वेश्चन बताया कि इस कंडीशन में फ़र्ज़ किया कि आपके पास एवरेजेस क्या हो गई हैं, फेल हो गई हैं, डेटा को सपोर्ट नहीं कर रही, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम डिस्पर्शन का सहारा लेते हैं, फिर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ करते हैं। अब डिफाइन कैसे करते हैं? दोज मेजर्स विच कैन टेल दस अबाउट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रेजेंट इन द डेटा इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वो टेक्निक,
वो मेजर्स, वो रूल्स जो कि आपके डेटा के अंदर वेरिएशन की मिकदार को डिटेक्ट करते हैं, वेरिएशन की मिकदार को मालूम करते हैं कि आज दिस वेरिएशन एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो उस चीज़ को, उन टेक्निक्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। और डिस्पर्शन इज अ स्कैटर्ड पॉइंट from which the average values of our data set। ये क्या है, आपके पास स्कैटर्ड पॉइंट है फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, एवरेज से दूरी है, एवरेज से स्कैटर्ड है, एवरेज से उसका जो फैलाव है, इसको हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन की मेजर करने को कितने तरीकों से मेजर करते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एक को हम कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट क्या है? Absolute measure of dispersion are those which are expressed in original unit of the measurement. Absolute measure of dispersion just tells us about the presence of dispersion. Absolute measure of dispersion जो है वो ऐसे रूल्स हैं, इसमें जो डेटा होता है उसको आपने ओरिजिनल यूनिट में कंप्यूट करना है। मतलब अगर आपका डेटा मीटर्स में है तो आपके पास आंसर मीटर्स में ही आएगा वेरिएशन। अगर आपका डेटा ग्राम में है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी ग्राम में ही आएगा। मतलब कि आपके पास जो वेरिएशन का आंसर आएगा वो ओरिजिनल यूनिट में ही होगा, यूनिट के अलावा नहीं जो होगा। मतलब कि ये जस्ट आपको बताएगा कि आपके डेटा के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, दैट्स ऑल। अब फिर रिलेटिव का क्या रोल है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अ रेशियो, रेशियो की सूरत में इसको एक्सप्लेन करते हैं। परसेंटेज एंड कोफिशिएंट्स की सूरत में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम यूनिट, इसमें यूनिट नहीं होता। ठीक है, दे कैन बी रिटन, इसको हम कैसे लिखते हैं? रिलेटिव मेजर ऑफ जो डिस्पर्शन होता है वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय एवरेज। तो एवरेज से जो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए, कि दो अगर डेटा सेट हों तो उसको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, किसके अंदर वेरिएशन की मिकदार ज़्यादा है और किसके अंदर वेरिएशन की मिकदार कम है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि अगर दो डेटा सेट हैं और वो डिफरेंट यूनिट्स में आते हैं, फ़र्ज़ के एक का यूनिट किलोग्राम में है और एक का यूनिट मीटर में है, और उनको हमने कंपैरिजन करना है, उनमें हमने वेरिएशन को कंपैरिजन करना है, तो तब हम रिलेटिव का सहारा लेते हैं, तब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। रिलेटिव हम कब यूज़ करते हैं? अमूमन इसको हम जब हम दो डेटा सेट हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रिलेटिव का सहारा लेते हैं। हर एब्सोल्यूट का अपना रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन मौजूद होता है। क्लियर हो गया? अब आ जाएं डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कितने टेक्निक्स हैं डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए? कौन कौन से हैं? रेंज है आपके पास, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तकरीबन ये 5 टेक्निक्स हैं वेरिएशन को डिटेक्ट करने के, वेरिएशन को मालूम करने के। ठीक है, आपके कोर्स में सिर्फ ये 2 टेक्निक्स हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, बाकी हम लोगों ने नहीं पढ़ने, क्योंकि आपकी आउटलाइन में सिर्फ यही 2 ही हैं। ठीक है, अब आ जाएं वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस क्या है? How we can define it? The average of the sum of the square deviation of the values from the arithmetic mean is called the variance. Sum of the square deviation मतलब हम हर वैल्यू का मीन से, हम वैल्यू को मीन से माइनस कर लेंगे, डेविएशन मतलब डिफरेंस माइनस करना, और उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, इट इज नोटेड बाय एस स्क्वायर, इसको हम लोग एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैन बी रिटन एज एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला कभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास डेटा अनग्रुप्ड होगा। और एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स मनफी एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये कभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास डेटा ग्रुप डेटा होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। इसके अलावा इनके शॉर्टकट फार्मूलाज भी हैं, देख लें इसको। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर बटा हुआ एन माइनस सम ऑफ एक्स बटा हुआ एन का होल स्क्वायर अनग्रुप डेटा के लिए, और एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर बटा हुआ समेशन एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स बटा हुआ समेशन एफ ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, एक चीज़ याद रखें कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं होगा सम ऑफ एक्स के होल स्क्वायर की। ये मेरी बात याद रखें, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर करके फिर सम लेते हैं और यहाँ सम करके स्क्वायर लेते हैं, तो दोनों का आंसर में डिफरेंट होगा।
ये टेक्निक हम लोगों ने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। अब अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, अगर आप क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं या आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, दोनों का आंसर ठीक है, एक ही आएगा। ये इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रा लेंथ ही है, क्योंकि इसमें आपको टेबल ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, कॉलम ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। पहले आप मीन मालूम करेंगे, हर वैल्यू को मीन में से माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो अच्छा खासा लेबोरियस काम है। और अगर फ्रीक्वेंसी भी साथ शामिल हो जाए, फिर आपके पास ज़रा डबल काम हो जाएगा, लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है। जबकि शॉर्टकट मेथड में आपके पास टेबल्स जो होती हैं वो कॉलम्स थोड़े बनते हैं, ठीक है, और वो जल्दी कैलकुलेशन इसकी इजी हो जाती है। ये तो हो गया वेरिएंस। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड द आंसर इन इट्स द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन का काम क्या है? जब आपके पास वेरिएंस का जो अंडर रूट ले लेंगे उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास डेटा का जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता है, रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करता है, उसकी यूनिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता है। इसका और कोई काम नहीं है, जस्ट आपके आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप उसका अंडर रूट लेते हैं। वाई? अब मैं आपको एग्जाम्पल ये देता हूँ, देखें कि फ़र्ज़ किया ये x आपके पास वेरिएबल है, ये आपके पास क्या है, फ़र्ज़ किया मिलीग्राम में है। जब आपने इसका वेरिएंस मालूम किया, वो आपके पास आ गया सपोज 6.32 मिलीग्राम का स्क्वायर। अब आप ये बताएं ओरिजिनल यूनिट मिलीग्राम होता है या मिलीग्राम का स्क्वायर होता है? याद रखें ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपके पास मिलीग्राम है, मिलीग्राम का स्क्वायर नहीं है। तो अब जब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मतलब कि क्या बताया मैंने आपको कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाने के लिए, ओरिजिनल यूनिट बनाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। क्लियर? बिकॉज आपने जो आंसर देना होता है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देना होता है, ना कि स्क्वायर की फॉर्म में देना होता है, इस वजह से। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन कराए, दो फार्मूले मैंने पढ़ाए, एक मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से कराया, मतलब एक मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको फार्मूला बताया और एक मैंने आपको शॉर्टकट मेथड का फार्मूला बताया, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगता है सिर्फ, तो आपको उसके लिए पहले वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा, एंड पे आपने उसके आंसर का अंडर रूट ले लेना है। अब मैं आपको क्वेश्चन शॉर्टकट से भी कराता हूँ और मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट से भी कराता हूँ और मैं आपको शॉर्टकट से भी कराता हूँ। आंसर पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर तकरीबन ही इनका सेम ही आपके पास आ रहा है। आप क्वेश्चन देखें इनके। क्वेश्चन ये है, पहले मैं आपको एक अनग्रुप से कराता हूँ, फिर मैं एक आपको ग्रुप से कराता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है द फॉलोइंग आर द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द 6 चिल्ड्रन। ये 6 बच्चे हैं और उनका जो ग्लूकोज फास्टिंग लेवल है वो चेक किया गया है। एक का 56, 62, 63, 65, 66, 70, ये कितने हैं? 6 रीडिंग्स हैं, 6 बच्चों की हैं। डेटा कौन सा है आपके पास? अनग्रुप डेटा है। कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कैलकुलेट करना है। अब आपके पास पहले हम इसको करते हैं किससे? डायरेक्ट मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से नहीं करते हैं। अभी आपके पास क्या है? आपके पास x है, तमाम के तमाम x आ गए। पहले आपने क्या करना है? आपने चूंकि फार्मूले में क्या है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो पहले तो आपको x बार चाहिए। x का सम करें 56, 62, 63 अप टू 70, ये आपके पास 382 आपके पास x का सम आ रहा है। मीन आपने निकाला, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइड बाय n, 382 डिवाइड बाय 6, 63.67 आपके पास आंसर आ रहा है। अब आपने क्या करना है? हर x में से मीन को माइनस करना है। किस तरह? 56 माइनस 63.67, आंसर आपके पास माइनस 7.6 आ रहा है। 62 माइनस 63.67, आंसर मनफी 1.67। 63 माइनस 63.67, मनफी 0.67। 65 माइनस 63.67, 1.33। 66 माइनस 63.67, 2.33। ऐसे ही 70 माइनस 63.67, 6.33। अब आपने क्या करना है? ये तो हो गया। अब आपने इनका स्क्वायर लेना है। 7
मनफी 7.67 का स्क्वायर तो पॉजिटिव में आता है 58.8289। 1.67 का स्क्वायर 2.7889। जीरो मनफी 0.67 का होल स्क्वायर 0.4489 अप टू स्क्वायर ले लिए। इसका आपने सम कर लिया 109.3334 आपके पास आंसर आ गया। फार्मूला क्या है? वेरिएंस इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। 109.3334 डिवाइड बाय 6 आपके पास आंसर आ गया 18.23 आपके पास आंसर आ गया। अब स्टैंडर्डेशन के लिए मुझे क्या करना है और कुछ नहीं करना, इस आंसर का मैंने अंडर रूट ले लेना है क्योंकि मेरे पास एस स्क्वायर होगा तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर से एस कैंसिल हो जाएगा आपके पास और 18.23 का अंडर रूट 4.268 आ गया आपके पास आंसर आ गया। ये हमने किससे किया? डायरेक्ट मेथड से किया, शॉर्टकट हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अब यही क्वेश्चन है, यही डेटा है, मैं आपको शॉर्टकट से कराता हूं। देखिए इसको, ये एक्स है आपके पास, वही 56, 62, 63 अप टू 770 ये वाला डेटा हम लोगों ने लिया हुआ था। इसमें मुझे सिर्फ एक ही और कॉलम बनाना है, एक्स का स्क्वायर मुझे करना है। 56 का स्क्वायर 3136, 62 का स्क्वायर 3844, 63 का स्क्वायर 3969 अप टू 1 हो गया। एक्स का आपने सम लिया 382, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम लिया 24430। अब वेरिएंस का फार्मूला क्या है? वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। फार्मूले में पुटिंग करें, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 24430 डिवाइड बाय 6 माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 382 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया आपके पास। ठीक है, सॉल्व किया इसको तो इसको इस पे डिवाइड किया 4071.66 और माइनस इसको इस पे डिवाइड किया तो 63.67 का होल स्क्वायर। इसमें से इस आंसर को माइनस किया तो 18.30। देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर 18.23 आया था और यहाँ पे आंसर आपके पास आया था 18.30। इतना फार डिफरेंस नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेशन की है तो अप्रॉक्सीमेशन में आंसर ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब स्टैंडर्डेशन के लिए हमने क्या करना है, आंसर का रूट ले लिया तो एस इज इक्वल टू इसका रूट ले लिया 18.30 तो 4.218। यहाँ पर आंसर कितना आया 4.268 था, यहाँ पर 4.218 को इतना खास डिफरेंस नहीं है आपके पास। क्लियर हो गया? अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं या आप चाहें तो शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है, मैं प्रेफर शॉर्टकट मेथड को करता हूं क्योंकि इसमें आपके पास टेबल्स कम बनते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी होती है। अब इसमें आपने देखा, पहले आपने मीन मालूम किया, फिर हर वैल्यू को मीन में से माइनस किया, फिर उसका स्क्वायर लिया। इसमें आपके पास सिर्फ दो ही कॉलम बन गए थे, एक्स और एक्स स्क्वायर, और सिंपल फार्मूले में पुट करके आपने इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किससे किया? डायरेक्ट मेथड से किया, सॉरी अनग्रुप डेटा से हम लोगों ने कर लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप डेटा से कराता हूं, देखें उसको। The following table shows the age distribution of cases of a certain disease reported during a year in a particular state. A particular state है, उसमें वो जो खास बीमारी है जो एक खास एज में रिकॉर्ड की गई है और नंबर ऑफ द केसेस भी रिकॉर्ड किए गए। ये एज है आपके पास 5 ईयर से 14 ईयर में 5 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जो सर्टेन डिजीज़ के। 15 to 24 ईयर में 10 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 25 से 34 ईयर्स में 20 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 35 से 34 ईयर में 22 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 45 से 54 ईयर की एज में आपके पास 13 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। डेटा आपके पास अनग्रुप डेटा है और अनग्रुप में कौन सा है? कंटिन्यूअस यानी क्लासेस वाला डेटा आपके पास। अब आपके पास पहले क्या करना है, ये क्लासेस हो गई और फ्रीक्वेंसी। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय समेशन एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब पहले तो आपको इसमें एक्स चाहिए तो एक्स क्या करेंगे, 5 + 14 डिवाइड बाय 2 9.5, 15 + 24 इक्वल टू डिवाइड बाय 2 19.5, 25 + 34 इक्वल टू डिवाइड बाय 2 29.5 आ गया। अब आपने क्या करना है, f इंटू एक्स, हर f को उसके सामने वाले x से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 45 47.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 19.5 19.195, 20 मल्टीप्लाई बाय 29.5 590, 22 मल्टीप्लाई बाय 39.5 869 और सम आपके पास आ गया। इसका सम किया 2 3 4 5, आपके पास एफ एक्स तो आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए।
मीन्स क्या करें, पहले आपने x का स्क्वायर करना है, उसके बाद आपने इसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो x का स्क्वायर कर लें, हर x का स्क्वायर 9.5 का स्क्वायर 90.25, 19.5 का स्क्वायर 380.25, 29.5 का स्क्वायर 870.25, तमाम के तमाम आ गए। अब आपने क्या करना है, इसको f से मल्टीप्लाई किया, f मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 90.25 451.25, 10 मल्टीप्लाई बाय 380.25 3802.5, तमाम के तमाम आपके पास आ गया। अब आपको कौन कौन से सम चाहिए, आपको एफ एक्स वाले कॉलम का भी सम चाहिए, आपको एफ एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का भी सम चाहिए। सिंपल आपने फार्मूले में इस पे पुट किया और सॉल्व किया तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 132.57 आपके पास आंसर आ गया। अब ये तो हो गया वेरिएंस आ गया। अब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो सिंपल आप क्या कर लें, आंसर का दोनों तरफ से अंडर रूट ले लें, एफ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 11.51 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के मुतालिक था। तो इसमें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर मैं आपको जो लास्ट इसके एवरेज है टेक्निक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो करा दूंगा। फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर भी आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो आप इनको करें, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।